नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर संजय तिवारी, आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं एक बार फिर आपका जोरदार स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए और उन्हें इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर वर्ग 3 की वैकेंसी आ चुकी है। प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है और हो सकता है बहुत जल्द सरकार इसकी परीक्षा का भी आयोजन करा दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं सामान्य हिंदी की तैयारी कराने के लिए आज का अध्ययन लेकर आया हूँ। आज आप मेरे इस वीडियो में वर्ग 3 में पूछे जाने वाली या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली सामान्य हिंदी का अध्ययन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और इसे अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, आज का अध्ययन आरंभ करता हूँ। प्रश्न 1, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, रेखांकित कारक होगा। यहाँ वृक्ष से शब्द जो है वह रेखांकित है और आपको वृक्ष से इस पद का परिचय देते हुए बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। पहला कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या अपादान कारक। प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ से अलग होने के भाव में, डर के भाव में, दूरी के भाव में या तुलना के भाव में प्रयुक्त किया जाता है, वहाँ अपादान कारक होता है। चूँकि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, इस कारण से यहाँ पर अपादान कारक होगा। प्रश्न क्रमांक 2, विधाता का स्त्रीलिंग होगा। विदुषी, विधाती, विधात्री या विधुता। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा विधात्री। प्रश्न क्रमांक 3, कोई आए या ना आए, हमें क्या? रेखांकित का आपको सर्वनाम बताना है। यहाँ रेखांकित शब्द है कोई। आपको बताना है कि जो कोई शब्द है यह कौन सा सर्वनाम है। निश्चितवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चितवाचक या निजवाचक। प्रिय विद्यार्थियों, कोई आए ये शब्द निश्चित नहीं है, यह अनिश्चितता को दिखा रहा है, अर्थात यहाँ पर अनिश्चितवाचक सर्वनाम सही विकल्प होगा। प्रश्न क्रमांक 4, आप जो कहें ठीक है, रेखांकित का आपको भेद बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। विकल्प 1, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो शब्द संबंध बता रहा है, चूँकि संबंध बता रहा है इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्न क्रमांक 5, तुम बातें कम किया करो, रेखांकित का सर्वनाम भेद होगा। यहाँ पर तुम शब्द रेखांकित है, आपको बताना है कि तुम कौन सा सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न क्रमांक 6, गा रही है यामिनी मधुर कोकिलासी। पंक्ति में अलंकार है। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। प्रिय विद्यार्थियों, चूँकि सी शब्द आया है और उपमा अलंकार की पहचान है सी, सम, सरिस, यह समानता को दिखाने वाले शब्द। इसका अर्थ है कि जो यामिनी है अर्थात जो रात्रि है, वह कोकिला अर्थात कोयल सी गा रही है या कोयल के समान गा रही है।
चूंकि सी के समान शब्द आया है इसलिए यहाँ पर सही विकल्प होगा सा, यानी कि उपमा अलंकार। प्रश्न क्रमांक 7, बनसारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, मानुकरण अलंकार या रूपक अलंकार? चूंकि विद्यार्थियों यहाँ सारदी चंद्रिका, बनसारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, अर्थात चंद्रिका और चादर के बीच का भेद खत्म कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। प्रश्न क्रमांक 8, उपमा अलंकार का उदाहरण है दुख दूना सुरंग सुधियाँ सुहावनी, बा आलिंगन में आते आते, या थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, या आवाज से राख जैसा गिरता हुआ। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ सही उत्तर होगा आवाज से राख जैसा गिरता हुआ। प्रश्न क्रमांक 9, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है हमारे हरे हारिल की लकड़ी, छुअत टूट रघुपति नह दोसु, बही चंचल वासना सी नदिया, या सिर पर जिसके असी घात रख। प्रिय विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही होती है। यहाँ पहले विकल्प में हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इसमें ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण से सही विकल्प होगा आ, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। प्रश्न क्रमांक 10, मुझे 2 केले चाहिए। रेखांकित शब्द में आपको विशेषण का भेद बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है, और रेखांकित है 2 केले। अब आपको भेद बताना है कि यहाँ गुणवाचक विशेषण होगा या संख्यावाचक विशेषण होगा या परिणामवाचक विशेषण होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा। ये विद्यार्थियों चूंकि संख्या बताई गई है 2 केले, अर्थात यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। प्रश्न क्रमांक 11, मैं बहुत थक गया हूँ। रेखांकित क्रिया विशेषण है, यहाँ रेखांकित शब्द है बहुत। अब आपको ये बताना है कि यह कौन सा क्रिया विशेषण है, परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। यहाँ पर परिमाणवाचक सही विकल्प होगा, क्योंकि हम बहुत थके हैं, इसमें यह नहीं बता सकते हैं कि कितने थके हैं। जहाँ पर मात्रा या नाप तौल की बात आती है वहाँ पर परिमाणवाचक विशेष क्रिया विशेषण होता है। बस ड्राइवर ने बस बहुत तेज चलाई। इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि यह रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा भेद है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों चूंकि इसमें एक ही क्रिया है, इस कारण से यह सरल वाक्य होगा। प्रश्न क्रमांक 13, संयुक्त वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 5 प्रकार के? प्रिय विद्यार्थियों संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, परिमाणबोधक संयुक्त वाक्य और विकल्प दर्शक संयुक्त वाक्य। इस प्रकार से सही उत्तर होगा बा, 4 प्रकार के। प्रश्न क्रमांक 15, निबंध के पहले अनुच्छेद में लिखी जाती है। जब आप निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? निबंध की विषय वस्तु, उसका उपसंहार, उसकी भूमिका या उसका विषय विस्तार। प्रिय विद्यार्थियों
जब भी हम कभी निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले भूमिका या प्रस्तावना लिखते हैं, अर्थात यहाँ सही विकल्प होगा विकल्प सा, भूमिका। प्रश्न क्रमांक 16, मौखिक अभिव्यक्ति की भाषागत विशेषताओं में शामिल नहीं हैं शुद्धोच्चारण, तार्किकता, मानक भाषा का प्रयोग, प्रमाण पूर्व कथन शैली। जब आप अपने वाक्यों को, अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं तो उसमें किस चीज़ को शामिल नहीं किया जाना चाहिए? शुद्धोच्चारण को? बिल्कुल नहीं। शुद्धोच्चारण तो अत्यंत आवश्यक होता है। मानक भाषा का प्रयोग भी अत्यंत आवश्यक होता है। प्रमाण पूर्व कथन शैली भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो फिर क्या विकल्प बचता है? हमारे पास विकल्प बचता है तार्किकता। जी हाँ मित्रों, जी हाँ विद्यार्थियों, जब आप किसी से मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो आपको तार्किकता को शामिल नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17, यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या ये सभी। चूँकि यहाँ पर द्वारा शब्द आया हुआ है और यहाँ सही विकल्प होगा कर्मवाच्य। प्रश्न क्रमांक 18, क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, मूल शब्द या बोधक शब्द। प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण जो भी होते हैं वो हमेशा अविकारी ही होते हैं, अर्थात यहाँ सही उत्तर होगा बा, अविकारी शब्द। आज का प्रश्न क्रमांक 19, जैसे जैसे रात बीतेगी कवि सम्मेलन रंग लाता जाएगा। आपको इस वाक्य का प्रकार बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या परिणामवाचक। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे जैसे यहाँ कार्य के ढंग को बताया जा रहा है, अर्थात उसके तरीके को बताया जा रहा है, इसलिए सही उत्तर होगा रीतिवाचक। प्रश्न क्रमांक 20, हिमालय भारत का मुकुट है, रेखांकित का संज्ञा भेद बताइए। और यहाँ रेखांकित शब्द है हिमालय। आपको बताना है कि जो हिमालय शब्द है वह कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या स्थानवाचक। प्रिय विद्यार्थियों, जब किसी समूह की बात की जाती है तो वह जातिवाचक होता है, और जब किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष की बात की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक होता है। चूँकि हिमालय एक स्थान विशेष के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात यहाँ सही उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको आगामी परीक्षा के लिए अवश्य ही सहायक सिद्ध होगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सरलता से सरलता पूर्ण हिंदी को आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपनी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर सरकारी नौकरी में अपनी सेवाएं दीजिए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।